हर हर महादेव सभी मित्रों को। वेलकम टू इलेक्ट्रॉनिक स्टडी यूट्यूब चैनल। सभी को सुप्रभात है। डेली करंट अफेयर्स की सीरीज़ में आज ये हमारी 27 नंबर की वीडियो है और रोज की तरह ही आज भी हम सेशन के लास्ट में स्टैटिक जीके के कुछ वन लाइनर क्वेश्चंस को ऑब्जर्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना सेशन और देखते हैं पहला करंट अफेयर। एशले बार्टी ने 10 जुलाई 2021 को महिला एकल फाइनल में विंबलडन टेनिस ग्रैंड स्लैम खिताब अपने नाम कर लिया है। और यदि आपसे पूछा जाए कि इन्होंने किसको हराकर विंबलडन जीता है तो कैरोलिना प्लिस्कोवा को हराकर एशले बार्टी विंबलडन टेनिस ग्रैंड स्लैम जीती हैं, अर्थात कैरोलिना उपविजेता रही हैं। यदि पुरुष वर्ग की बात की जाए तो पुरुष वर्ग में विंबलडन नोवाक जोकोविक ने जीता है और पुरुष वर्ग के उपविजेता रहे हैं मैथ्यू बेरेटनी। कुछ अन्य तथ्य में देखते हैं। एशले बार्टी 41 वर्ष बाद विंबलडन महिला एकल खिताब जीतने वाली ऑस्ट्रेलिया की पहली महिला खिलाड़ी बन गई हैं, अर्थात इनसे पहले 1971 में विंबलडन जीता था इवोनी, जो कि ऑस्ट्रेलिया की थी। उसके बाद अब 41 वर्ष के पश्चात ऑस्ट्रेलिया की किसी महिला द्वारा विंबलडन टेनिस ग्रैंड स्लैम जीता गया है। अब जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि प्रतिवर्ष 4 टेनिस ग्रैंड स्लैम होते हैं, जिनमें पहला जो साल की शुरुआत होती है वो ऑस्ट्रेलियन ओपन से होती है, उसके बाद फ्रेंच ओपन होता है, फिर विंबलडन ओपन होता है, उसके बाद यूएस ओपन होता है। यानी कि विंबलडन से पहले 2 हो चुके हैं, एक ऑस्ट्रेलियन ओपन और दूसरा फ्रेंच ओपन। तो इसके विजेताओं के बारे में जान लेते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 का खिताब पुरुष वर्ग में नोवाक जोकोविक ने जीता था, जो कि सर्बिया के हैं, और महिला वर्ग में नाओमी ओसाका के द्वारा ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड स्लैम जीता गया था। ये जापान से संबंध रखती हैं। यदि फ्रेंच ओपन की बात की जाए तो इसके विषय में एक तथ्य ध्यान रखिएगा, ये क्ले कोर्ट पर खेला जाता है और 2021 में पुरुष वर्ग में इसे नोवाक जोकोविक के द्वारा जीता गया था और महिला वर्ग में बारबोआ क्रेसिकोवा के द्वारा इसे जीता गया था। यदि आपसे पूछा जाए ये क्रेसिकोवा किस जगह की हैं तो ये चेक गणराज्य से संबंध रखती हैं और जो विंबलडन ओपन है ये सदैव ग्रास कोर्ट में खेला जाता है। तो ग्रैंड स्लैम के विषय में ये तथ्य आप ध्यान रखिएगा। अगला है, उत्तराखंड में देहरादून जिले के देवबंद क्षेत्र में भारत के पहले क्रिप्टोगैमिक गार्डन का उद्घाटन किया गया है और इसमें क्रिप्टोग्राम की लगभग 50 विभिन्न प्रजातियां संरक्षित की जाएंगी। अब ये क्रिप्टोग्राम होते क्या हैं? तो ऐसे प्राचीन पौधे होते हैं जो बीज के माध्यम से नहीं फैलते हैं। उदाहरण के तौर पर आप इसमें शैवाल, कवक, फर्न, काई और लाइकेन आदि रख सकते हैं। तो इस क्रिप्टोगैमिक गार्डन का उद्देश्य क्या होगा? जो क्रिप्टोग्राम प्रजातियां हैं इनके प्रति लोगों में जागरूकता पैदा करना और इनका संरक्षण करने के लिए ये खोला गया है। अगला है मलाला दिवस, जो कि हम 12 जुलाई को ऑब्जर्व करते हैं। आपको ज्ञात होगा कि मलाला पर 9 अक्टूबर 2012 में कुछ तालिबान के बंदूकधारियों द्वारा गोली चलाई गई थी और ऐसा करने का कारण क्या था? क्योंकि मलाला ने लड़कियों की शिक्षा के लिए आवाज़ उठाई थी, इस कारण उन पर गोलियां चलवाई गई थी। तो संयुक्त राष्ट्र द्वारा उनके इस शिक्षा को लेकर अमूल्य योगदान के लिए मलाला का दिवस जो होता है वो 12 जुलाई घोषित किया। यानी कि मलाला यूसुफजई का जन्म दिवस 12 जुलाई को होता है, इसलिए संयुक्त राष्ट्र ने फैसला लिया कि इस दिन हम मलाला दिवस के रूप में मनाएंगे। मलाला के द्वारा कुछ पुस्तकें भी लिखी गई, जिसमें पहली है आई एम मलाला और दूसरी है वी आर डिस्प्लेस्ड। इन दोनों को आप ध्यान रखिएगा। और वर्ष 2014 में 17 साल की उम्र में नोबेल शांति पुरस्कार पाने वाली सबसे कम उम्र की प्राप्तकर्ता भी मलाला यूसुफजई बन गई थी, क्योंकि इन्होंने जो बाल शिक्षा है उसके प्रति भी आवाज़ उठाई थी। इसको लेकर उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था 2014 में। अगला देखते हैं, केंद्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने भारत के पहले निजी तरलीकृत प्राकृतिक गैस यानी एलएनजी सुविधा संयंत्र का उद्घाटन किया है। यदि आपसे पूछा जाए कि निजी तरलीकृत प्राकृतिक गैस सुविधा संयंत्र यानी एलएनजी, इसका स्थापना कहाँ किया जाएगा, तो ये महाराष्ट्र के नागपुर में स्थापित किया जाएगा।
अब यहाँ पर नितिन गडकरी जी की बात हुई है, तो मैंने आपको कुछ दिन पहले बताया था कि नितिन गडकरी जी खादी प्राकृतिक पेंट के ब्रांड एम्बेसडर भी बने हैं। इसका उद्देश्य क्या था कि जो युवाओं और उद्यमियाँ हैं इनमें प्राकृतिक पेंट के उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए इन्होंने खादी प्राकृतिक पेंट की शुरुआत की थी। अगला देखते हैं। हाल ही में हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2021 जारी हुई है। यदि इसमें पूछा जाए कि पहले स्थान पर कौन रहा है, तो जापान का पासपोर्ट सबसे मजबूत पाया गया है। दूसरे स्थान पर सिंगापुर रहा है। और यदि भारत की रैंक की बात की जाए तो भारत 90 स्थान पर था। और अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था कि ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स भी जारी हुई थी, जिसमें भारत का 10वां स्थान था। और यदि इसमें पहले स्थान की बात की जाए तो अमेरिका था, दूसरे स्थान पर यूके और सऊदी अरब संयुक्त रूप से थे, और तीसरे स्थान पर एस्टोनिया था। कुछ अन्य वैश्विक सूचकांक की बात की जाए तो वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में आइसलैंड पहले स्थान पर रहा था, और वैश्विक शांति सूचकांक में भारत 135वें स्थान पर रहा था। जेंडर गैप सूचकांक 2021 में भारत की 140वीं रैंक है। वर्ल्ड हैप्पीनेस सूचकांक में भारत 139वें स्थान पर है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट में भारत 63वें स्थान पर है। और भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक पर भारत की रैंक 86वीं है। और मानव विकास सूचकांक में भारत 131वें स्थान पर रहा है। अगला है, हाल ही में गुजरात राज्य के जीआई प्रमाणित भालिया गेहूं को केन्या व श्रीलंका निर्यात किया जाएगा। यानी कि भालिया गेहूं की जो पहली खेप होगी वो केन्या और श्रीलंका में निर्यात की जाएगी। तो आप ध्यान रखिएगा, यदि आपसे पूछा जाए कि भालिया गेहूं कहाँ का जीआई टैग है, तो ये गुजरात राज्य का जीआई टैग है। और भालिया गेहूं की बात हुई है तो इसमें प्रोटीन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है और ये स्वाद में मीठा होता है। तो करंट अफेयर्स की श्रृंखला में आज के लिए इतना ही। अब देखते हैं अपने स्टैटिक जीके के कुछ क्वेश्चंस। यदि सांप्रदायिक पंचाट अर्थात कम्युनल अवार्ड की घोषणा की बात की जाए तो ये सबसे पहले रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, गांधी इरविन समझौता कब होता है? तो गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को होता है। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय महात्मा गांधी का साथ देने वाले अमेरिकी पत्रकार कौन थे? तो ये थे लुई फिशर। अब यहाँ पर भारत छोड़ो आंदोलन की बात हुई है, तो इसके प्रस्ताव की बात की जाए कि कब पारित हुआ था, तो ये 8 अगस्त 1942 को पारित हुआ था और इसकी शुरुआत 9 अगस्त 1942 से हो गई थी। अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस को देश नायक की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी? तो रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा सुभाष चंद्र बोस को देश नायक की उपाधि दी गई थी। अब जो हमने कल करंट अफेयर्स पढ़े थे उसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं। पहला हमने पढ़ा था राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस हम 10 जुलाई को ऑब्जर्व करते हैं। यदि मत्स्य सेतु की बात की जाए तो अभी कुछ दिन पहले ही मत्स्य मंत्री गिरिराज सिंह के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। हालांकि अब मत्स्य मंत्री गिरिराज सिंह से बदलकर पुरुषोत्तम रूपाला हो गए हैं, इसे आप ध्यान रखिएगा। अगला हमने पढ़ा था अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी आईसीसी ने अपने मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनु साहनी को तत्काल प्रभाव से इस्तीफा देने के लिए कहा है और कार्यवाहक सीईओ के तौर पर जियोफ अर्लाडिस कार्य करेंगे। अगला हमने पढ़ा था असम के चिरांग रिजर्व फॉरेस्ट में मकड़ियों की 2 नई प्रजातियां ग्रेवेलिया बोरो और डेक्सिपस क्लेनी खोजी गई हैं। यदि इसमें ग्रेवेलिया बोरो की बात की जाए तो ये ज़मीन के नीचे बांबी बनाकर रहती है और दूसरी जो है डेक्सिपस क्लेनी यह एक कूदने वाली मकड़ी है। और अभी कुछ दिन पहले ही मैंने आपको बताया था कि एक जंपिंग स्पाइडर की प्रजाति खोजी गई है जिसका नाम तुकाराम ओमले के नाम पर ICS तुकारामी रखा गया है। यदि तुकाराम ओमले की बात की जाए तो यह एक सहायक उपनिरीक्षक थे जो 26/11 के आतंकी हमलों में शहीद हो गए थे। अगला हमने पढ़ा था डेनमार्क में दुनिया के सबसे ऊंचे रेत के महल का निर्माण किया गया है और इसी के साथ इसका नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो गया है। यदि इस महल की ऊंचाई की बात की जाए तो यह 21.6 मीटर अर्थात 69.4 फीट ऊंचा है। अगला है महिला फुटबॉल एशियाई कप 2022 का आयोजन भारत में किया जाएगा
और यह 20 जनवरी से लेकर 6 फरवरी 2022 के मध्य होगा। अगला हमने पढ़ा था, हाल ही में करीना कपूर ने अपनी पुस्तक की घोषणा की है। यदि इनकी पुस्तक का नाम देखा जाए तो यह है करीना कपूर खान्स प्रेगनेंसी बाइबल। इसमें करीना कपूर खान ने जो प्रेगनेंसी के दौरान होने वाले भावनात्मक और शारीरिक परिवर्तन होते हैं उसके बारे में बात की है। अगला हमने पढ़ा था, ऑक्सफैम के द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई है, द हंगर वायरस मल्टीप्लाइज रिपोर्ट 2021। इसमें उसने बताया है कि हर 1 मिनट में 11 लोग भूख से मर जाते हैं और अभी भी 15.5 करोड़ लोग खाद्य असुरक्षा में जी रहे हैं। अगला था हाथी पाँव, जिसे एलिफेंटियासिस के नाम से भी जाना जाता है। इसके उन्मूलन के लिए महाराष्ट्र सरकार द्वारा एक दवा अभियान शुरू किया गया है। अगला है, उदयन माने ने टोक्यो ओलंपिक क्वालिफाई कर लिया है और इसी के साथ अर्निबान लाहिड़ी के बाद टोक्यो खेलों में भाग लेने वाले उदयन माने दूसरे खिलाड़ी होंगे। यानी कि अर्निबान लाहिड़ी ये पहले थे जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक क्वालिफाई किया, अब उदयन माने हैं जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक को क्वालिफाई कर लिया है। और यदि आपसे पूछा जाए कि इनका संबंध किस खेल से है तो ये दोनों गोल्फर हैं। अगला हमने पढ़ा था, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे हम 11 जुलाई को ऑब्जर्व करते हैं और इसी दिन योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा नई जनसंख्या नीति 2021 से 30 पेश की गई है। अगला था, स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी अवार्ड 2021, इसको जैला एवांट गार्डे के द्वारा जीत लिया गया है। फिर था, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मॉडल टेनेंसी एक्ट को मंजूरी दे दी है। इसमें होगा क्या, तो इसके तहत संपत्ति को किराए पर देने से पहले मकान मालिक व किराएदार के बीच लिखित समझौता होना अनिवार्य होगा। अब जो कल हमने स्ट्रेटजी के क्वेश्चन पढ़े थे उनका भी एक बार रिवीजन कर लेते हैं। पहला प्रश्न था, प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे, तो यह थे जीवी मावलंकर। दूसरा प्रश्न है, प्रथम लोकसभा उपाध्यक्ष कौन थे, तो ये अनंत शयनम थे। अगला है, त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है, तो ये बौद्ध धर्म का एक साहित्य है। फिर हमने पढ़ा था, भारत में टेलीफोन सर्विस का प्रारंभ 1882 से। और चुनार किस लिए प्रसिद्ध है, तो ये सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, टोडा जनजाति कहाँ निवास करती है, तो ये नीलगिरी की पहाड़ियों पर निवास करती है। तो आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद सभी को।